हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है 12वीं कक्षा के उन सभी विद्यार्थियों का जो भारत की विदेश नीति का अध्ययन करना चाहते हैं। इससे पहले भारत के विदेश संबंध के अंतर्गत हमने अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति, पंडित नेहरू की भूमिका, दो खेमे, अमेरिका और सोवियत संघ से भारत की दूरी और भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम एफ्रो एशियाई एकता, चीन के साथ शांति और संघर्ष का अध्ययन करेंगे। मेरा नाम है निर्मला मीणा। मैं अपने चैनल अपना खेरवाड़ा में आप सबका स्वागत करती हूँ। तत्कालीन परिस्थितियाँ जो भारत की उस समय थी, उसको देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने विश्व के मामलों में और विशेषकर एशियाई देशों के मामलों में भारत को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार किया। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों की स्वतंत्रता के लिए उनसे संपर्क बनाया। 1940 से 1950 के दशक में पंडित नेहरू ने एशियाई एकता को बनाए रखने के लिए भारत की स्वतंत्रता से चार माह पूर्व ही मार्च 1947 में एशियाई सम्मेलन का आयोजन भारत में कर डाला। भारत ने इंडोनेशिया को डच उपनिवेशन से मुक्त कराने का जोरदार प्रयास किए। 1949 में इंडोनेशिया की स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी भारत में आयोजित किया गया। इसके साथ ही भारत ने दक्षिणी अफ्रीका में नस्लवाद, रंग भेद का विरोध करते हुए इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैं आपको यह भी स्पष्ट करना चाहूँगी कि बांडुंग सम्मेलन में ही भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड, रशिया में हुआ। पूर्व वीडियो में हमने नेहरू जी की गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी। अब हम चीन के साथ शांति और संघर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के चीन के साथ संबंध शुरू से ही, मतलब स्वतंत्रता के साथ ही, बड़े दोस्ताने ढंग से शुरू हुए। 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता देने वाले देशों में भारत भी एक था। नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की बहुत सहायता की, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को चीन द्वारा भारत पर आक्रमण की आशंका शुरू से ही थी, जबकि नेहरू जी को चीन पर इतना विश्वास था कि भारत चीन सीमा पर सेना के स्थान पर अर्धसैनिक बल तैनात कर रखे थे। पंचशील सिद्धांत। बच्चों, आपका यह क्वेश्चन आ सकता है, पंचशील सिद्धांत क्या थे? पंचशील सिद्धांत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों का एक समूह है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति का मार्गदर्शन करता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांत को एक औपचारिक रूप दिया। पंचशील सिद्धांत क्या थे? पहला, एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना।
दूसरा था किसी भी देश पर आक्रमण न करना। तीसरा था आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, मतलब किसी के इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करना। चौथा है समानता और परस्पर लाभ, जिससे कि देश का विकास हो सके। और पांचवा था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। दोनों देशों को मजबूत संबंधों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना गया। चीन का आक्रमण 1962। चीन व भारत के संबंधों में दो कारणों से कड़वाहट हुई। मतलब पहले पंचशील का एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद में धीरे धीरे भारत और चीन के संबंधों में कड़वाहट आनी शुरू होगी। उसके कारण बता रही हूँ मैं आपको। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। भारत व चीन के बीच जो एक मध्यवर्ती राज्य बना हुआ था। भारत ने खुले तौर पर तो इसका विरोध नहीं किया, लेकिन तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी और भारत ने 1959 में दलाई लामा को शरण दे दी, जिसे चीन ने अपना आंतरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप माना और इसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद शुरू हो गया। चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाके, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाला हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दोनों देशों के सेनाओं के बीच में सीमाओं पर झड़पें प्रारंभ हो गई। उसी समय विश्व पटल पर दो महाशक्तियों के बीच क्यूबा के मिसाइल संकट को लेकर तनातनी चल रही थी और अक्टूबर 1962 में दोनों विवादित क्षेत्र, कौन से विवादित क्षेत्र? जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाला हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, पर चीन ने आक्रमण कर दिया और चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। लद्दाख में लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन को बढ़त को रोक दिया, मतलब चीन को आगे बढ़ने से रोका। पर पूर्व में चीन आसाम के मैदानी हिस्सों तक पहुंच गई। आखिर में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और चीनी सेनाएं अपने पूर्व स्थान पर लौट गई। चीन युद्ध से भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा धक्का लगा, जहां भारत दूसरे देशों में उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के न्यूट्रल रहता था और भारत चीन की इस युद्ध को देख कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के एक तरीके से क्रेडिट बहुत कम हो गया। भारत ने इस संकट से उभरने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य मदद की गुहार लगाई, लेकिन दोनों बिल्कुल तटस्थ बने रहे। सोवियत संघ भी इस संकट की घड़ी में भारत के साथ देने के लिए इच्छुक नहीं रहा। इस सब को देखते हुए भारत के कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो अपना इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। नेहरू की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही। पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और देश का राजनीतिक मानस परिदृश्य बदलने लगा था।
बच्चों, उस समय की स्थिति के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दी है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करिए। मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच।